हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 8 जो कि है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 1। हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए हम फटाफट अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग, क्या मतलब होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का? द कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर कैरिंग out business activities and has a legal status independent of its members। कंपनी क्या है? कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन, ऐसा ग्रुप है पर्सन्स का जो उसको बनाते हैं किस लिए? एक बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए। एक कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है उसका लीगल स्टेटस होता है और उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो भी क्या होती है? उसके मेंबर से एक अलग आइडेंटिटी होती है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है। A company organization is also known as joint stock company। जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको joint stock company भी कहा जाता है। Joint stock company is a voluntary association of persons for profit having a capital dividend into transferable share, the ownership of which is the condition of membership। जो joint स्टॉक कंपनी है वो क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। पर्सन्स उसको क्रिएट करते हैं किस मोटिव से? कि उनको प्रॉफिट अर्न होगा। वो क्या लेके आते हैं? पर्सन्स अपने अपनी कैपिटल लेके आते हैं और वो जो कैपिटल लाते हैं उसको किस में डिवाइड किया जाता है? शेयर्स में डिवाइड किया जाता है और उन शेयर्स को आगे ट्रांसफर किया जाता है। जो कंपनी की मेंबरशिप की ओनरशिप होती है वो डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट का कैपिटल और कितने ट्रांसफरेबल शेयर उस कंपनी के पास हैं। The company form of organization is governed by the Companies Act 2013। ये जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन गवर्न करता है? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इसके होते हैं वो किस में डिफाइन है? द कंपनीज एक्ट 2013। A company is described as an artificial person having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal। जो कंपनी है उसको कैसे डिफाइन किया गया है? कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब वो एक नॉन लिविंग थिंग है। उसकी क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है अपने मेंबर से, उसकी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है अपने मेंबर से जो कंपनी के पार्टनर्स हैं। परपेचुअल सक्सेशन, उसका जो सक्सेशन है मतलब उसकी जो लाइफ है वो क्या है? लॉन्ग है। मेंबर्स के आने से, जाने से या उनके बैंकक्रप्ट होने से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? एक कॉमन सील होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो मतलब वो सिग्नेचर नहीं करता डॉक्यूमेंट पे। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसने क्या किया? उसने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट दिया है कि आप अपने नेम के अंडर एक कॉमन सील बना लीजिए। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, जब आपके स्कूल की मार्कशीट्स वगैरह आती हैं तो उस पर क्या लगा होता है? स्कूल का स्टैंप लगा होता है। तो वो एक कॉमन सील है। अगर कोई सिग्नेचर नहीं कर पा रहा है तो वो सील भी क्या करेगी? इक्वल टू द सिग्नेचर काम करेगी। तो इसीलिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉमन सील होती है। The shareholders are the owners of the company, while the board of directors is the chief managing body elected by the shareholders। जो shareholders होते हैं वो एक्चुअल में ओनर होते हैं कंपनी के, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो होती हैं उसको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। और ये कौन इलेक्ट करता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन इलेक्ट करता है? वो शेयर होल्डर्स ही इलेक्ट करते हैं। आई होप आपको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिविडेंड इन ट्रांसफरेबल शेयर, द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। ये किसने दिया है? ये प्रोफेसर हैनी ने डेफिनेशन दी है। क्या कह रही है? जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है इंडिविजुअल लोगों की, जो किस मोटिव से करते हैं? जो प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से इसको सेटअप करते हैं। कैपिटल लेके आते हैं और कैपिटल किस में डिवाइड की जाती है? जो शेयर्स, छोटे छोटे शेयर पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। और जो मेंबरशिप होती है इस कंपनी की वो किस पे डिपेंड करती है? शेयर की ओनरशिप पे डिपेंड करती है। ये प्रोफेसर हैनी की डेफिनेशन कहती है। चलिए एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कंपनी इज अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनी पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी or money's worth to common stock and employs in it some trade or business and who share the profit and loss arising therefore। एक कंपनी क्या है? एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे लोग मिलके एक साथ चलाते हैं और वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? या तो मनी कंट्रीब्यूट करते हैं या मनी के इक्विवेलेंट कोई भी कॉमन स्टॉक, मशीनरी, बिजनेस के लिए लैंड, कुछ भी अपनी मनी से जो इक्विवेलेंट होता है उसको लेके आते हैं और वो क्या करते हैं? उसको एम्प्लॉय करते हैं कि वो कुछ बिजनेस एक्टिविटी करें और जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उससे वो उसको बेयर करें। ये किसने दिया डेफिनेशन? ये डेफिनेशन दिया लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने।
आई होप आपको मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। The meaning and definition of joint stock company highlights the following features of a company। हमने भी मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ा, उसी में से क्या किया है, इन्होंने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले हैं कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो पहले फीचर क्या कह रहा है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। The company must be incorporated or registered under the Companies Act 2013। Without registration, no company can come into existence। Incorporated association मतलब कि कंपनी को रजिस्टर होना है किसके अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं है तो वो इलीगल मानी जाएगी, वो लीगल कंपनी नहीं मानी जाएगी और वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी लॉ की नजरों में। सेकंड फीचर क्या कह रहा है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ये हमने पढ़ा ही है, अभी मीनिंग में पढ़ा था कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है ऑफ इट्स, उसके अपने जो मेंबर्स हैं उनसे। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। ये क्या है, लॉ से क्रिएट की गई है और इसकी क्या होती है, एक अलग ही पहचान होती है अपने मेंबर से। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फाइल सूट एंड कैन फाइल सूट्स इन इट्स ओन नेम। कंपनी क्या कर सकती है, अपने नेम के अंडर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, किसी के साथ एक्सटर्नल काउंटर पार्टी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, या किसी ने अगर उसके साथ धोखाधड़ी करी है तो उसके ऊपर केस भी फाइल कर सकती है अपने नेम के अंडर। ये इसका सेकेंड फीचर कहता है। थर्ड क्या कहता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी और चेंज ऑफ मेंबर्स हैज नो अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ कंपनी। किसी पार्टनर की डेथ हो जाना, किसी का इंसॉल्वेंट हो जाना या कोई इंसेन हो जाना, उसकी वजह से कंपनी के वर्किंग पे, कंपनी की फंक्शनिंग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए कंपनी की क्या होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। इट कैन कम टू एन एंड ओनली थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर। अगर कंपनी को क्लोज होना है तो सिर्फ वो एक लीगल प्रोसीजर जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया उसी के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकती है, एंड हो सकती है, वरना मेंबर्स के आना, मेंबर्स के जाने से उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है, कॉमन सील। ये भी हमने अभी मीनिंग में पढ़ा था। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट पुट इट सिग्नेचर। जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इस वजह से वो हर जगह पे सिग्नेचर नहीं कर सकती। अंडर द कंपनीज एक्ट द राइट टू यूज अ कॉमन सील हैज बीन गिवन टू इट। कंपनीज एक्ट के अंडर क्या किया गया, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट दिया गया है कि आप लोग अपने नेम की एक कॉमन सील को यूज कर सकते हैं हर डॉक्यूमेंट पे। तो ये चार फीचर्स थे, और फीचर्स पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ब्रॉट बाय हिम और टू द अमाउंट गारंटीड बाय हिम। जो लायबिलिटी होती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के केस में मेंबर्स की, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। जितना वो कैश लेके आएंगे या कैश वर्थ स्टॉक लेके आएंगे या जितनी नॉमिनल वैल्यू उन्होंने एग्री की होगी उससे ज्यादा उनको डेट पे करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसमें क्या थी, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी। अगर वो किसी तरह के डेट को पे करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पर्सनल एसेट्स को भी सेल कर दिया जाता था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रही है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड representatives of shareholders known individually as director and collectively as board of directors। क्या किया गया है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप और कंट्रोल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो किसके अंडर होती है, वो होती है डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर, जो कि कौन सिलेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर खुद सिलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव की कौन उनकी कंपनी का डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट करा है। इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट हैज नो मदर टू गिव बर्थ टू इट बट इट इज ओनली अ क्रिएशन ऑफ लॉ। इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी कोई मदर नहीं होती जो इसको जन्म दे, लेकिन ये किसकी क्रिएशन होती है, लॉ की क्रिएशन होती है। इट कैन नॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटीज लाइक ह्यूमन। ये कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता ह्यूमंस की तरह, बट इट हैज ऑल द लीगल राइट्स टू प्रोसीड अगेंस्ट एनीबडी। लेकिन इसके पास सारे लीगल राइट होते हैं, अगर इसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है या किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में आना सकता है, वह उस तरह के सारे लीगल राइट इस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है, फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जो फॉर्मेशन है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की वो एक बहुत ही ज्यादा टाइम लेने वाला, बहुत ज्यादा
खर्चीला और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लायंस बिफोर इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग। इट इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसको रजिस्टर करने के लिए या इसको क्रिएट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं और बहुत सारे कंप्लायंस हैं, लीगल एक्टिविटीज हैं एज पर दी कंपनीज लॉ जो हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करनी पड़ती है बिफोर स्टार्टिंग इट, बिफोर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन में ला सके या मार्केट में ला सके। लास्ट करेक्टरिस्टिक क्या कह रही है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर इजीली ट्रांसफरेबल। जो पब्लिक कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट के अंडर होती है, वो क्या होती है, उसके जो शेयर्स होते हैं वो हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी का क्या होता है, कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इसलिए उनके शेयर्स को ट्रांसफर करने में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। आई होप आपको ये 9 के 9 फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने कल के लेक्चर में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।